क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं बिना किसी निशान के। इस रहस्यमय जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। कहा जाता है कि यहाँ कंपास काम करना बंद कर देता है। पायलट बताते हैं कि अचानक आसमान का रंग बदल जाता है और कई बार पूरा का पूरा जहाज बस हवा में गायब हो जाता है। 1945 में फ्लाइट 19 के 5 एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए निकाले गए थे, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आए। हैरानी की बात यह है कि उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू प्लान भी खुद गायब हो गया। तो ये सब के बारे में आज की जो वीडियोज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोज़ पूरा देखिएगा, पूरा डीप एनालिसिस में बताया हूँ। अब ये सवाल उठता है कि आखिर यहाँ होता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियन का राज है, कुछ का मानना है कि समुद्र के नीचे कोई रहस्यमय ताकत छिपी हुई है, और कुछ लोग इसे सिर्फ एक नेचुरल मिस्ट्री मानते हैं। तो इस सब चीज़ का सवाल का जवाब आज आप लोग को वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग की वीडियो लंबी है, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई में खतरनाक है या सिर्फ एक भ्रम है? जितना भी सवाल है आप लोग का पूरा सलूशन मेरी वीडियो में मिलने वाली है आप लोग को। तो इस रहस्य का पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप क्या मानते हैं, मिस्ट्री या फिर मिथ। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए अगर जो भी लोग भी जानना चाहते हैं दोस्तों। विशाल विमान एक ही दिन में बिना किसी मलबे के गायब हो जाए तो भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों की कहानियों का जन्म लेना बहुत स्वाभाविक है। और यही वो धुंधला रहस्यमय अंधेरा है जहां हमारा आज का विषय खड़ा है। आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम दुनिया के सबसे खौफनाक और रहस्यमयी जगहों की तह तक जाने वाले हैं, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, जापान का ड्रैगन ट्रायंगल और भारत का अपना खुद का अमरडा एयरस्ट्रिप। बिल्कुल। और ये पता लगाएंगे कि क्या वाकई कोई दानव इन जहाज़ों को निगल रहा है या इसके पीछे प्रकृति की कोई ऐसी जटिल मशीनरी काम कर रही है जिसे समझने में हमें सदियां लग गई हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन गहरे रहस्यों में गोता लगाएं, मुझे एक बेहद जरूरी बात कहनी है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। हाँ, जो लोग हमारे पुराने श्रोता हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हमें किसी जटिल विषय का पोस्टमार्टम करना होता है तो हम किसकी तरफ देखते हैं। आज की इस पूरी चर्चा का आधार ये सारे चौंकाने वाले तथ्य और बेहतरीन विश्लेषण पूरी तरह से अंकित मिश्रा जी के द्वारा किए गए गहन शोध और अध्ययन का परिणाम है। और उनका शोध हमेशा की तरह बहुत ही बारीक और सटीक है। मतलब जिस तरह से उन्होंने इन घटनाओं के पीछे के ऐतिहासिक दस्तावेजों और भूगर्भीय डेटा को जोड़ा है, वो वाकई में कमाल है। एकदम कमाल है। अंकित मिश्रा जी के शानदार काम और उनके रिसर्च के तरीके के बारे में हमने इस मंच पर पहले भी कई बार बहुत अच्छे से बात की है। इसलिए जो भी लोग आज हमारी चर्चा को पहली बार सुन रहे हैं या हमसे नए जुड़े हैं, उनसे मेरी ये स्पष्ट और विशेष अपील है कि आप अंकित मिश्रा जी को जरूर फॉलो करें। हाँ, ताकि वो भविष्य में भी ऐसी ही नई, सटीक और प्रामाणिक जानकारियों से हमेशा अपडेट रहें। बिल्कुल। तो चलिए अंकित जी के इसी बेहतरीन शोध के सहारे आज हम उस जगह से शुरुआत करते हैं जिसने रहस्य की इस पूरी दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर बनने का काम किया है। बरमूडा ट्रायंगल, फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा द्वीप के बीच का ये लगभग 3 से 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर का हिस्सा। और कहानियों की शुरुआत तो 1945 से बहुत पहले 1498 में ही हो गई थी। हाँ, जब क्रिस्टोफर कोलंबस वहां से गुजरे थे, है ना? बिल्कुल, कोलंबस का उस इलाके से गुजरना इतिहास में बाकायदा दर्ज है। उन्होंने अपनी लॉगबुक में साफ-साफ लिखा था कि जब उनका जहाज उस क्षेत्र में पहुंचा तो अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। मतलब सिर्फ हवा पानी नहीं? नहीं, सिर्फ हवा नहीं, समुद्र में अजीब सी लहरें उठने लगीं, आसमान में उन्हें आग के गोलों जैसी रोशनी दिखाई दी, और सबसे डरावनी बात, उनके जहाज का कंपास पूरी तरह से फेल हो गया। बाप रे! और उस जमाने में तो कोई जीपीएस भी नहीं था। तारों और कंपास के बिना बीच समुद्र में दिशा खोने का मतलब सीधे-सीधे मौत होता था। एकदम सही। और ये जो अजीब घटनाओं का सिलसिला है ना, ये सदियों तक चलता रहा। फ्लाइट 19 की घटना जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया, वो तो बस एक उदाहरण है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली घटना एक और है जिसे सबसे ज्यादा टाइम ट्रैवल या वर्म होल से जोड़कर देखा जाता है। आप 1970 में पायलट ब्रूस गर्नन की घटना की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। ब्रूस अपने विमान से उस इलाके के ऊपर उड़ान भर रहे थे कि अचानक उनके सामने बादलों की एक बहुत विशाल गुफा जैसी बन जाती है। उनका विमान उस गुफा के अंदर घुसता है, उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठप पड़ जाते हैं। और फिर जो रडार डेटा आया वो सबसे अजीब था। वही तो, कहा जाता है कि उन्होंने मात्र 3 मिनट के अंदर 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली।
इसका मतलब है कि उनके पैसेंजर विमान की रफ्तार अचानक से 3000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी। क्या ये सच में कोई साइंस फिक्शन फिल्म का वॉर्महोल था या प्रकृति का कोई ऐसा टर्बो बूस्ट इंजन जिसे हम समझ नहीं पाए? यहीं से उन थ्योरीज ने जन्म लिया कि बर्मुडा ट्रायंगल में कोई टाइम वॉर्प या अंतरिक्ष का कोई भंवर है जो समय और दूरी को सिकोड़ देता है। लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये कोई जादू नहीं था। तो फिर क्या था ये? ये मौसम विज्ञान का एक बहुत ही खतरनाक और दुर्लभ रूप था। इसे हेक्सागोनल क्लाउड्स या षटकोणीय बादल कहते हैं। षटकोणीय बादल। तो क्या सैटेलाइट से देखने पर इनका आकार सच में एक हेक्सागोन मतलब 6 कोनों वाला ऐसा दिखता है? हाँ, अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में ये स्पष्ट रूप से हेक्सागोनल नजर आते हैं। और ये कोई छोटे मोटे बादल नहीं होते। इनका फैलाव 50 किलोमीटर स्क्वायर तक हो सकता है। मतलब एक पूरे शहर जितना बड़ा इलाका? बिल्कुल। इन बादलों की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये माइक्रोबर्स्ट पैदा करते हैं। इनके अंदर की हवाएं 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से सीधे ऊपर से नीचे की तरफ समुद्र से टकराती हैं। बाप रे! ये हवाएं एक भयानक अदृश्य हथौड़े की तरह काम करती हैं। रुको, 1 मिनट। यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। ये गणित मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन सा गणित? अगर हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो हवा एक हवाई जहाज को 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कैसे दे सकती है? क्या ये समय और दूरी का कोई भ्रम था या रडार डेटा में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी थी? ये बहुत ही शानदार सवाल है। दरअसल यहाँ एक साथ कई चीजें काम कर रही थीं। पहली चीज, रडार डेटा का गैप। अच्छा, रडार डेटा का गैप। हाँ, जब ब्रूस कर्नन का विमान उस भयानक माइक्रोबर्स्ट और इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी वाले बादल में फंसा, तो उनके ट्रांसपॉन्डर ने ग्राउंड रडार से संपर्क खो दिया। रडार स्क्रीन से उनका विमान गायब हो गया। ओहो, तो वो रडार की नजरों से ओझल हो गए थे। बिल्कुल। और दूसरी चीज जो होती है उसे स्पेशल डिसोरिएंटेशन कहते हैं। वो क्या होता है? जब पायलट के चारों तरफ सिर्फ घने बादल और भयानक टर्ब्यूलेंस हो, तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो किस दिशा में जा रहा है और कितनी दूरी तय कर रहा है। उस समय उस 250 किलोमीटर प्रति घंटे की टेल विंड मतलब पीछे से आ रही हवा ने विमान को बहुत तेजी से आगे तो धकेला। हाँ। लेकिन जब उनका विमान रडार स्क्रीन पर दोबारा प्रकट हुआ, तो ग्राउंड कंट्रोल ने उनके गायब रहने के समय और रडार पर उनकी नई लोकेशन के आधार पर जो स्पीड कैलकुलेट की, वो 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की आई। अरे वाह, अब समझ आया। हाँ, तो ये समय रडार के गैप और भयंकर टेल विंड के एक साथ मिलने से पैदा हुआ। एक डेटा इल्यूजन था, मतलब आंकड़ों का भ्रम था, ना कि कोई साइंस फिक्शन वाला वर्म होल। ये तो पूरी तरह से तार्किक लगता है। मतलब हवाएं विमान को इतनी बुरी तरह से झकझोरती हैं और रडार का संपर्क टूटता है कि जब विमान वापस रडार पर आता है तो लगता है जैसे उसने कोई जादुई छलांग लगाई हो। एकदम सही। लेकिन अगर कोई विमान इन माइक्रोबर्स्ट हवाओं की विपरीत दिशा में फंस जाए तब तो वो हवाएं विमान को किसी खिलौने की तरह तोड़कर समुद्र में फेंक देंगी। ठीक है, यही होता है। और यही कारण है कि वहां से उड़ने वाले कई विमानों का आज तक कोई मलबा भी नहीं मिला। लेकिन ये तो हुई हवा की बात। पानी के जहाजों के डूबने का विज्ञान इससे बिल्कुल अलग है। हाँ, वो जुड़ा है पानी के घनत्व या डेंसिटी से। मैंने कहीं पढ़ा था कि वहाँ मीथेन गैस का बहुत बड़ा खेल है। लेकिन मीथेन गैस पानी के भारी जहाजों को कैसे डुबा सकती है? देखिए, बर्मुडा ट्रायंगल की तलहटी में भारी मात्रा में ज्वालामुखी और मीथेन हाइड्रेट के भंडार हैं। जब समुद्र के तल में हलचल होती है तो ये मीथेन गैस विशाल बुलबुलों के रूप में सतह की तरफ उठती है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पानी का घनत्व कम होने से इतने भारी जहाज पर अचानक क्या असर पड़ता है? जहाज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वे समुद्र के खारे पानी के सामान्य घनत्व पर आसानी से तैर सकें। इसे हम विज्ञान में बायंसी कहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि समुद्र के एक बड़े हिस्से में नीचे से लाखों करोड़ों विशाल गैस के बुलबुले उठने लगें। हाँ, फिर क्या होगा? वो पानी अब ठोस पानी नहीं रहा, बल्कि गैस और पानी का एक झाग बन जाता है, एक फ्रॉथ की तरह। ओह, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे हम किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जोर से हिलाकर खोलें और उसमें अचानक बहुत सारा झाग बन जाए। बिल्कुल। और अगर हम उस झाग के ऊपर कोई लोहे की छोटी नाव रखें तो वो टिकेगी नहीं, सीधे नीचे डूब जाएगी। आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है। हवा या गैस पानी से बहुत हल्की होती है, इसलिए जब समुद्र का वो हिस्सा उस मीथेन के झाग में बदलता है तो वहां पानी का घनत्व
अचानक से बहुत तेजी से गिर जाता है। तो जहाज के तैरने का सारा विज्ञान फेल। जी, जहाज का सारा आर्किमिडीज का सिद्धांत वहां फेल हो जाता है। जहाज को जो पानी का सपोर्ट मिल रहा था वो खत्म हो जाता है और वो हजारों टन वजनी जहाज एक पत्थर की तरह सीधे समुद्र की गहराई में जा धंसता है। और अगर कोई बचकर तैरना चाहे तो? अगर उस वक्त क्रू मेंबर्स लाइफ जैकेट पहनकर तैरने की कोशिश भी करें तो वो झाग उन्हें भी तैरने नहीं देगा, वे भी सीधे नीचे चले जाएंगे। बाप रे, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विज्ञान है। मतलब पानी खुद अपने आप में एक गड्ढा बन जाता है। यस, और मैंने सुना है कि अंडर वाटर पहाड़ियां भी इन दुर्घटनाओं का कारण रही हैं। जी हाँ, इन्हें रिज या कटक कहते हैं। ये समुद्र के अंदर की बहुत ऊंची पहाड़ियां होती हैं जो पानी की सतह के बस थोड़ा सा ही नीचे होती हैं, इसलिए बाहर से दिखाई नहीं देती। तो जहाजों का निचला हिस्सा अचानक इन पहाड़ियों से टकराकर फट जाता था। इटली और तुर्की के तटों के पास भी ऐसी ढेरों दुर्घटनाएं सिर्फ इसी वजह से हुई थीं। लेकिन आजकल ऐसा कम होता है ना? हाँ, आज के आधुनिक जहाजों में एडवांस्ड सोनार होता है, इसलिए वे इन छिपी हुई चट्टानों को पहले ही देख लेते हैं और ऐसी दुर्घटनाएं अब न के बराबर होती है। तो बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य तो साफ हो गया। मीथेन का झाग, हेक्सागोनल बादलों का माइक्रोबर्स्ट और पानी के नीचे छिपी पहाड़ियां। लेकिन क्या ये सिर्फ अटलांटिक महासागर की कहानी है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि प्रशांत महासागर में जापान के पास भी तो एक ऐसा ही इलाका है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल या डेविल सी कहते हैं। बिल्कुल, और आपको बता दूं कि ड्रैगन ट्रायंगल की घटनाओं का पैमाना बहुत डरावना है। 1980 में जापान के पास इसी ड्रैगन ट्रायंगल में एक बहुत ही विशाल मालवाहक जहाज डूब गया था। कितना विशाल था वो? से भी 2 गुना बड़ा था। और उसमें लाखों टन कच्चा लोहा भरा हुआ था। टाइटैनिक से 2 गुना बड़ा। हाँ। और जब जापान की सरकार ने उसे खोजने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजी तो वो पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम का जहाज भी डूब गया। हैरान करने वाली बात है, लेकिन बाद में पता चला कि वहां भी बरमूडा जैसे ही मीथेन गैस और ज्वालामुखी के भूगर्भीय कारण थे। जी बिल्कुल, वही कारण थे। पर अब इस चर्चा में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो शायद सुनने वालों के लिए बिल्कुल नया हो। अच्छा, कौन सा मोड़? अगर बरमूडा और ड्रैगन ट्रायंगल में बादलों और गैस का खेल था, तो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित अमरडा एयरस्ट्रिप पर क्या हो रहा था? ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनसुलझा अध्याय है। मैंने जब अंकित जी की रिसर्च पढ़ी तो मैं सच में हैरान रह गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उड़ीसा के अमरडा एयर स्ट्रिप से उड़ने वाले लगभग 150 से 200 अमेरिकी और मित्र देशों के विमान रहस्यमयी तरीके से क्रैश हो गए थे। हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब ये जहाज क्रैश हुए तब वहां आसमान बिल्कुल साफ था, कोई भयंकर तूफान नहीं था। फिर इतने सारे जहाज अचानक हवा में आपस में कैसे टकरा गए या जमीन पे कैसे गिर गए? इस रहस्य की चाबी उड़ीसा के पड़ोसी राज्य झारखंड में है। झारखंड के जादूघोड़ा क्षेत्र में यूरेनियम की बहुत बड़ी और प्राकृतिक खदानें मौजूद हैं। अच्छा, यूरेनियम? हाँ, यूरेनियम एक बहुत ही शक्तिशाली रेडियो एक्टिव पदार्थ है। जब ये मिलिट्री विमान उस इलाके के ऊपर से उड़ान भरते थे तो उन खदानों से निकलने वाले भारी रेडिएशन का सीधा असर उनके नेविगेशन सिस्टम और कंपास पर पड़ता था। माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। बताइए, क्या संदेह है? अगर मान लेते हैं कि रेडिएशन की वजह से जहाजों का कंपास खराब हो गया और दिशा भटक गई, तो भी आसमान में 200 जहाज आपस में कैसे टकरा सकते हैं? क्या पायलट अपनी आंखों से एक दूसरे को नहीं देख सकते थे? आसमान तो बहुत विशाल है। आपका संदेह बिल्कुल वाजिब है। इसे समझने के लिए हमें उस समय की मिलिट्री प्रोटोकॉल को समझना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उड़ानें अक्सर रात में या बहुत खराब विजिबिलिटी में होती थीं, ताकि दुश्मन के रडार से बचा जा सके। बिल्कुल। और पायलट्स रेडियो साइलेंस में उड़ान भरते थे और एक दूसरे के बहुत करीब एकदम टाइट फॉर्मेशन में उड़ा करते थे। अच्छा, मतलब वो बाहर देखने के बजाय पूरी तरह से अपने उपकरणों पर निर्भर थे और एक दूसरे के एकदम चिपके हुए उड़ रहे थे। हाँ, ऐसे में अगर रेडिएशन की वजह से लीड पायलट का कंपास खराब होकर किसी एक गलत दिशा में लॉक हो जाए तो पीछे आ रहे सारे विमान भी उसी खराब ब्लाइंड पाथ को फॉलो करने लगते थे। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। वे अपनी ऊंचाई और दिशा का अंदाजा खो बैठते थे, जिसके कारण या तो वे हवा में एक दूसरे से टकरा जाते थे या फिर सीधे जाकर पहाड़ियों या जमीन से भिड़ जाते थे। और इसके बारे में कभी किसी को पता क्यों नहीं चला? चूंकि ये एक युद्ध का समय था और वो एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री एयर स्ट्रिप थी, इसलिए इस पूरी घटना पर पर्दा डाल दिया गया ताकि सेना का मनोबल न गिरे।